क्लास 11th के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। सीरीज में जो भी वीडियो होगा उसे हम वन शॉट में करेंगे। एक चैप्टर का सिर्फ एक वीडियो होगा, चाहे वो वीडियो कितनी भी लंबी हो, लेकिन एक वीडियो में हम एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आज का चैप्टर है। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स और विद इन द ग्रुप टू रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा पर्सन एक कॉमन आइडिया पर बात करते हैं, कॉमन आइडियाज को एक दूसरे से शेयर करते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, मीनिंग टू शेयर। फिगर में अगर हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को देखें तो यहाँ पर दो पर्सन है और पहला पर्सन दूसरे पर्सन से पूछ रहा है वेयर आर यू गोइंग। तो ये आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, दूसरे पर्सन से इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है और दूसरा पर्सन जवाब दे रहा है आई एम गोइंग होम। मतलब जिसने पूछा है उसे वापस इंफॉर्मेशन बैक दे रहा है, और इस केस में जिसने पूछा है उसे इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है। तो बेसिकली एक कम्युनिकेशन का बेसिक सा डायग्राम दिया गया है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे होता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन वी कांट शेयर आवर थॉट्स एंड आइडियाज। जब तक कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा, तब तक हम आइडियाज और थॉट्स को शेयर नहीं कर सकते। क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना होने से हम अपनी बात को ढंग से दूसरे को बता ही नहीं पाएंगे, जो कि दूसरे को कुछ भी समझ में आए। तो इसीलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीडेड टू। कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों जरूरी है? तो पहला रीजन है इन्फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेटिंग द टाइम ऑफ अ मीटिंग। जैसे किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना। दूसरा इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जाम्पल नेगोशिएटिंग विथ अ शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस। जैसे किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि शॉपकीपर से हम प्राइस के लिए बार्गेनिंग करते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। इस रीजन से भी कम्युनिकेशन स्किल्स की नीड है। नेक्स्ट है स्पेश फीलिंग्स। यानी अगर हम किसी पर्सन से कुछ फीलिंग शेयर करना चाहें, कुछ पर्टिकुलर चीज के बारे में बताना चाहें, तो ये क्या है, एक्सप्रेशन फीलिंग जो है, इसके लिए भी कम्युनिकेशन जरूरी है। यानी इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन हम पढ़ रहे हैं कि कम्युनिकेशन की नीड क्यों है। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स की बात करें तो मेनली 5 कंपोनेंट्स होता है, 5 एलिमेंट्स होता है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे सेंडर। सेंडर वो है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करता है। यानी सेंडर ही क्या करेगा, किसी भी मैसेज को दूसरों तक पहुंचाने का काम करेगा। नेक्स्ट है सेंडर से कोई भी मैसेज जो जाता है वो कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू रिसीवर तक मैसेज पहुंचता है। यानी इसे हम बोलते हैं चैनल और पाथ। चैनल और पाथ कोई भी फोन हो सकता है, फेस टू फेस मीडियम जिसमें एयर है वो हो सकता है। मतलब किसी भी तरीके से जिस वे को हम एक जगह से दूसरे जगह तक मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं उसे हम कम्युनिकेशन पाथ कहते हैं और चैनल कहते हैं। चैनल के थ्रू मैसेज कहाँ जाता है, तो रिसीवर को मैसेज जाता है
और रिसीवर को क्या मैसेज जाता है, तो जो सेंडर के द्वारा भेजा गया है वही रिसीवर को मिलता है। और लास्ट में फिर क्या है, जो रिसीवर है वो सेंडर को रिप्लाई करता है। बेसिकली सेंडर को क्या रिप्लाई करता है कि जैसे उसे अगर सेंडर रिसीव हो गया है तो एक तरह का फीडबैक देता है कि हाँ, मुझे ये इंफॉर्मेशन रिसीव हो गई है। तो फीडबैक क्यों जरूरी है, ताकि कम्युनिकेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है इस बारे में पता चल सके। तो ये कम्युनिकेशन का एलिमेंट्स है, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, चैनल और फीडबैक पाथ, जिसको हम रिसीविंग इंफॉर्मेशन, जैसे सेंडर से रिसीवर, रिसीवर से जब सेंडर तक इंफॉर्मेशन जाती है तो वो भी चैनल के थ्रू जाती है, और बेसिकली इसे हम फीडबैक पाथ कहते हैं। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो ये कम्युनिकेशन क्या है, टू वे एक्सचेंज प्रोसेस है। इंफॉर्मेशन को हम एक्सचेंज करते हैं, दैट इज गिविंग एंड रिसीविंग, यानी इंफॉर्मेशन को देना और इंफॉर्मेशन रिसीव करना। स्पीकिंग एंड राइटिंग टू समवन आर एग्जांपल ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन। रीडिंग एंड लिसनिंग टू समवन आर एग्जांपल ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन। अगर हम स्पीकिंग और राइटिंग की बात करें, तो स्पीकिंग और राइटिंग के थ्रू हम किसी को इंफॉर्मेशन देते हैं, और रीड करके या फिर सुन करके हम किसी को भी इंफॉर्मेशन रिसीव करवाते हैं। नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। पर्सपेक्टिव्स का मतलब है कोई फिक्स्ड आइडिया, व्यू या फिक्स वे ऑफ थिंकिंग। दिस समटाइम्स अफेक्ट आवर कम्युनिकेशन। जो पर्सपेक्टिव है उससे कई बार कम्युनिकेशन पे फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ फिक्स आइडिया fixed idea that your teacher or father is strict, even when they are being friendly, you may think they are scolding you। जैसे कई बार हम सोच लेते हैं कि हमारे टीचर या फादर स्ट्रिक्ट है, जबकि एक्चुअल में स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप सोचते रहते हो कि हमें डांटते रहते हैं, तो उस केस में क्या है कि आपके पास जैसे एक फिक्स आइडिया है टीचर के बारे में, तो इससे क्या है कि कम्युनिकेशन पे फर्क पड़ेगा। इन द सेम वे अदर्स में ऑल्सो हैव फिक्स्ड आइडिया अबाउट यू विच अफेक्ट्स वट एवर यू से टू देम। हम लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अगर आपने किसी पर्टिकुलर के बारे में एक फिक्स्ड आइडिया बना लिया है तो उससे क्या है, कम्युनिकेशन पे फर्क पड़ता है। अगर हम पर्सपेक्टिव्स की बात करें, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो पर्सपेक्टिव को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। Sometimes we are not able to communicate clearly because of barriers that stop us from sharing and understanding messages। कई बार क्या होता है कि हम लोगों से प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते कुछ बैरियर्स के कारण, और वो बैरियर्स क्या क्या हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे पहला फैक्टर है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कैसे प्रभाव देता है कम्युनिकेशन प्रोसेस पे। इन केस ऑफ यूज ऑफ इनकरेक्ट वर्ड्स, अनफैमिलियर लैंग्वेज एंड लैक ऑफ डिटेल, लैंग्वेज कैन एक्ट एज अ बैरियर टू कम्युनिकेट व्हाट वन विशेस टू कन्वे। अगर हमें किसी लैंग्वेज की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, हम उस लैंग्वेज से अनफेमिलियर हैं, इनकरेक्ट वर्ड ज्यादातर हम यूज करते हैं क्योंकि हमें वो लैंग्वेज प्रॉपर पता नहीं है, तो उस केस में क्या है कि हम इजिली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए लैंग्वेज एक बैरियर हो सकता है। दूसरा है विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन का मतलब है जजिंग पीपल और सिचुएशंस बाय हाउ दे लुक। कई बार क्या होता है कि हम किसी को देख करके जज कर लेते हैं, तो देख करके अगर हम जज कर लेते हैं कि ये पर्सन अच्छा नहीं है या गरीब है, तो हम उसे इग्नोर करते हैं। तो ये विजुअल परसेप्शन भी जो है कम्युनिकेशन के लिए एक बैरियर है।
क्योंकि अगर हम पहले ही सोच लेंगे तो हम बात भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा है पास्ट एक्सपीरियंस। लेटिंग आवर अर्लियर एक्सपीरियंस स्टॉप अस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेटिंग क्लियरली। जैसे अगर हमें किसी पर्सन के बारे में पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर के सोचते हैं कि ये पर्सन सही नहीं है, तो उस केस में हम ढंग से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, दिस शॉपकीपर चीटेड मी लास्ट टाइम, लेट मी बी केयरफुल। जैसे किसी शॉपकीपर के ऊपर आपका ट्रस्ट नहीं बन रहा है, तो उस केस में क्या है, आप पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे उससे कुछ लेना भी नहीं चाहोगे। नेक्स्ट है प्रीजुडिस। फिक्स्ड आइडिया सच एज थिंकिंग नो वन इन माई क्लास लिसन्स टू मी। जैसे हमने अगर सोच लिया कि मेरी क्लास में कोई मेरा नहीं सुनता है, तो क्या हम आगे से कभी बोलना पसंद करेंगे? तो इस तरह की भी जो चीजें होती है, वो कम्युनिकेशन के लिए एक बैरियर होता है। नेक्स्ट है फीलिंग्स। फीलिंग्स, आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस सच एज लैक ऑफ इंटरेस्ट और नॉट ट्रस्टिंग द अदर पर्सन अफेक्ट कम्युनिकेशन। जैसे कई बार क्या होता है कि अगर किसी पर्सन में हमें इंटरेस्ट नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, अ, अच्छी फीलिंग नहीं है किसी को लेकर के, तो उस केस में भी हम क्या है कि लोगों से बात नहीं करना चाहते। दूसरा क्या है कि कई बार हम खुद भी उदास रहते हैं, तो हमारा मन नहीं करता किसी से इंटरेक्ट करने का। तो ये भी कम्युनिकेशन पे फर्क डालता है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। नॉइज और डिस्टरबेंस इन द सराउंडिंग्स में टेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। अब जैसे कई बार क्या होता है, आप ही क्लास में हल्ला करते रहते हो, तो हल्ला करने के टाइम पढ़ाना क्या पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि अगर हम कुछ बोले भी तो वो समझ में नहीं आएगा। तो कम्युनिकेशन में क्या है, एनवायरनमेंट का भी असर होता है। नेक्स्ट है पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स मीन्स आपकी अपनी फीलिंग, हैबिट, वेज ऑफ थिंकिंग, ये सब भी क्या है, कम्युनिकेशन को डिफिकल्ट बनाते हैं। जैसे कि आप डर रहे हो, कॉन्फिडेंस आपका लो है, तो उस केस में आप प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। नेक्स्ट है कल्चर। साइंस which have a different meaning in different culture, such as showing a thumb may mean good job for some people but may be insulting to others। जैसे क्या है कि कल्चर का, संस्कृति का प्रभाव अगर है, तो उससे भी कम्युनिकेशन पे फर्क पड़ेगा। अब जैसे क्या है कि सेम गेस्चर्स की जो मीनिंग होती है, वो सबके लिए अलग अलग हो सकती है। अब जैसे थंब दिखाना, तो किसी के लिए इंसल्टिंग भी हो सकता है और किसी के लिए हम इम्प्रेस, जैसे अगर किसी वर्क से इम्प्रेस्ड हैं, तो उसको हम बताने के लिए कि गुड जॉब, इस तरह से बताने के लिए हम थंब का यूज कर सकते हैं। तो जिसको जो मतलब पता है उस तरीके से इंटरप्रेट करेगा, तो इससे भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव्स को चेंज कर देता है। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन हैपन इफ वी फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, इससे बहुत सारा तरह का फर्क पड़ता है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए टोटल 7 सीज हैं जो कि यूज होते हैं। अगर हम 7 सीज की बात करें, तो 7 सी क्या है, क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट और कॉशियस। तो ये 7 सीज का मतलब एक एक करके डिटेल में देखते हैं। मतलब क्या है कि अगर हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए, तो कम्युनिकेशन स्किल्स की जो ये 7 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसको हमें फॉलो करना होगा। 7 बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? फर्स्ट है क्लियर।
बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से एंड राइट। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में हमें क्लियर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है कंसाइज। अगर हम कुछ कहना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ सिंपल वर्ड्स यूज करेंगे, इस तरह से टर्म यूज करेंगे जो हर किसी के लिए समझना आसान हो। यूज सिंपल वर्ड्स एंड से ओनली व्हाट इज नीडेड। मतलब हमें सिर्फ वही कहना है जिसकी नीड है। नेक्स्ट है कंक्रीट। यूज एडजेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, यूज फैक्ट्स एंड फिगर्स। मतलब हमें एडजेक्ट वर्ड्स यूज करने हैं, फ्रेजेस यूज करने हैं और फैक्ट एंड फिगर्स यूज करने हैं, मतलब जो हमारे सामने एक्चुअल में दिखे वैसी चीजें हमें कम्युनिकेशन में यूज करना है। नेक्स्ट है करेक्ट। करेक्ट, यूज करेक्ट स्पेलिंग्स, लैंग्वेज एंड ग्रामर। यानी हमें स्पेलिंग जो है वो करेक्ट यूज करने हैं, ग्रामर और लैंग्वेज करेक्टली यूज करने हैं, तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा। नेक्स्ट है कोहेरेंट। योर वर्ड्स शुड मेक सेंस एंड शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। मतलब क्या है, कोहेरेंट का मतलब है कि हमें ऐसे वर्ड यूज करने हैं जिसका सेंस भी हो और वो मेन टॉपिक से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि जो हम बोलना चाह रहे हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स तब बेटर होगा जब हम कोहेरेंट प्रिंसिपल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है कंप्लीट। योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम देना चाह रहे हैं तो हम हमेशा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दें ताकि हर कोई जो हम बताना चाह रहे हैं उसे समझ सके। नेक्स्ट है कॉशियस। यानी बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। मतलब हमें रिस्पेक्टफुल होना है, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है और ऑनेस्ट होना है। तो ये जो है, ये 7 सीज हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। ये बेसिक प्रिंसिपल हैं, इसको फॉलो करके हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट है देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो डिफरेंट मेथड्स हैं, नॉन वर्बल, वर्बल और विजुअल। नॉन वर्बल क्या होता है कि जिसमें हम लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं। वर्बल में क्या है कि वर्बल में जनरली हमें लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है, कन्वर्सेशन करने होते हैं। और विजुअल के केस में क्या है कि किसी हम इमेज के थ्रू किसी पर्सन को बताते हैं। तो एक एक करके हम डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन को देखेंगे। फर्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग वर्ड्स। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम अगर इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो वर्ड्स का यूज करके इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। नेक्स्ट है इट इज व्हाट मोस्ट पीपल यूज एज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब ज्यादातर लोग जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं क्योंकि हम इसमें वर्ड्स यूज कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब यहाँ पर जो है वर्ड्स का यूज हो रहा है और ये क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है। Verbal communication is important because if you don't use the right words, you will cause confusion and you will not be able to communicate what you want. वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉपर वर्ड्स यूज ना करें, राइट वर्ड्स यूज ना करें, तो उससे क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट होगी और जो भी हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है। द इम्पोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन आर गिवन इन टेबल। अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो वर्बल कम्युनिकेशन का डिफरेंट टाइप है, जैसे ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन। ऐसा कम्युनिकेशन जो टॉकिंग को इन्वॉल्व करता है, मतलब कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स टॉकिंग। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो दिया हुआ है फेस टू फेस कन्वर्सेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी पर्सन बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो फेस टू फेस आमने सामने बैठे होते हैं, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे होगे। इमेज में जो पर्सन है, दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं आमने सामने बैठ करके।
जैसे कि ग्रुप डिस्कशन, टॉकिंग टू फैमिली, पब्लिक स्पीच, ये सब क्या है? फेस टू फेस कन्वर्सेशन है। नेक्स्ट है टॉकिंग ऑन अ फोन। दिस इज फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन। अगर हम फोन पे बात करने की बात करें तो ज्यादातर जैसे आप आपस में फ्रेंड्स भी बात करते हो, टीचर्स भी बात करते हैं, तो फोन में भी फोन का यूज करके हम बात करते हैं, जिससे आप जानते भी हो कि जैसे फोन में ज्यादातर हम लोग अगर बात करें तो हेलो करके बात करते हैं, ग्रीट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, दूसरे की बात सुनते हैं, और लास्ट में बाय या थैंक यू से कन्वर्सेशन एंड हो जाता है। तो इस तरह की कन्वर्सेशन होती है टॉकिंग ऑन अ फोन। नेक्स्ट है क्लासरूम टीचिंग, बिजनेस मीटिंग एंड पब्लिक स्पीचेस are other examples of oral communication where one person can talk to many other at once. जैसे क्या है, क्लासरूम कम्युनिकेशन हो, बिजनेस मीटिंग हो या पब्लिक स्पीचेज हो, इस सब केस में क्या होता है कि बोलने वाला एक होता है और सुनने वाले ज्यादा होते हैं। जैसे अगर आप असेंबली की ही बात करो तो उसमें भी एक पर्सन बोल रहा होता है, जैसे आपके एक टीचर बोलते हैं और आप लोग सब ध्यान से सुनते हो उस चीज को, तो ये पब्लिक स्पीकिंग है। इसी तरह से क्लासरूम टीचिंग में भी टीचर आपको पढ़ाते हैं और आप सब लोग पढ़ते हो, तो ये ग्रुप टाइप से कम्युनिकेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन। ये तो ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन था। वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल या फिर रिटन कुछ भी हो सकता है। रिटन कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स रिटन और टाइप्ड वर्ड्स। मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें रिटन या फिर टाइप्ड वर्ड्स यूज होते हैं, इसे हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे राइटिंग ऑन अ पेपर, चाहे लेटर के फॉर्म में हो या फिर नोट्स के फॉर्म में, रिटन कम्युनिकेशन है। शॉर्ट मैसेज सर्विस, जिसको हम एसएमएस बोलते हैं, दिस कैन बी सेंड थ्रू अ फोन टू अ पर्सन और अ ग्रुप। यानी हम अगर एसएमएस का यूज करें तो एसएमएस भी क्या है? रिटन कम्युनिकेशन है। यूजिंग ईमेल टू शेयर न्यूज, थॉट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स इंक्लूडिंग फोटोज, वीडियोज एंड म्यूजिक, ये भी रिटन कम्युनिकेशन है। ईमेल है, आइदर हम किसी सिंगल पर्सन को भेज सकते हैं या फिर मल्टीपल पर्सन को भेजते हैं। नेक्स्ट है प्रिंटेड बुक्स एंड न्यूज़पेपर, ये भी रिटन फॉर्म में है, इसलिए इसे रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये कुछ जो हमने रिटन और ओरल कम्युनिकेशन पढ़ा, इसमें मेनली लैंग्वेज का यूज किया जाता है, इसीलिए इसे हम वर्बल कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पहला एडवांटेजेस है इट इज इजी एंड क्विक। यानी वर्बल कम्युनिकेशन की हेल्प से हम इजीली बात कर सकते हैं, क्विकली बात कर सकते हैं। लिखने के लिए हमें टाइम देना होगा, लेकिन बोलने में हमें कम टाइम लगता है। नेक्स्ट है यू कैन से व्हाट यू वांट एंड गेट अ क्विक रिस्पांस। यानी वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, हम जो भी कहना चाहते हैं वो कह देते हैं और हमें तुरंत ही रिस्पांस मिल जाता है। नेक्स्ट है इट इज एन इजियर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन when you have to exchange ideas। यानी जब हमें किसी आइडियाज को एक्सचेंज करने हैं तो उस केस में क्या है, जो कम्युनिकेशन है वो इजीली हो पाता है। यू कीप चेंजिंग योर कम्युनिकेशन एज पर द अदर पर्सनस रिप्लाई। यानी क्या है कि वर्बल कम्युनिकेशन में जनरली क्या होता है कि एट अ टाइम अगर कोई पर्सन हमसे कुछ पूछ रहा होता है तो हम सेम टाइम हम दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग अपने रिप्लाई को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है वर्बल कम्युनिकेशन का। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, सिंस वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन वर्ड्स, sometimes the meanings become confusing and difficult to understand if the right words are not used। अब वर्बल कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, जैसे कोई पर्सन जो है वो प्रॉपर वर्ड्स यूज नहीं करता, कंफ्यूजिंग होती है,
डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होती है, तो इस केस में क्या है, ये वर्बल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट एक वर्ड हमने पढ़ा था पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं, कुछ फैक्ट को जानेंगे। पब्लिक स्पीकिंग, सबसे पहले तो क्या है, स्पीकिंग इज इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप मेक्स मोस्ट पीपल नर्वस। पब्लिक स्पीकिंग में जनरली क्या होता है कि इसमें हम लार्ज ग्रुप के सामने कोई भी बात करते हैं, और लार्ज ग्रुप के सामने जैसे भीड़ में अगर कोई भी बात करता है तो ज्यादातर लोग नर्वस फील करते हैं। तो उस केस में इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग हो, तो उसके लिए हमें 3 P यूज करना होता है, और 3 P का मतलब है प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। दिस मेथड टू गेट ओवर योर फियर्स एंड बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड इफेक्टिव स्पीकर। मतलब इस P का यूज करके, 3 P का यूज करके हम कॉन्फिडेंट और इफेक्टिव स्पीकर बन सकते हैं। अगर हम 3 P की बात करें, तो पहला है प्रिपेयर, यानी हमें पहले क्या करना है, टॉपिक के बारे में सोचना है। फिर हमें थिंक अबाउट व्हाट योर लिसनर्स नीड टू नो अबाउट द टॉपिक। फिर हमें ये सोचना है कि हम जिसे बताने जा रहे हैं उसे नीड क्या है, और लास्ट में हम फिर ये सोचते हैं कि हमें क्या बताना है, कैसे बताना है, ताकि जो लिसनर है वो इजीली समझ सके। तो ये सारी प्लानिंग जो होती है ये प्रिपरेशन फेज में होती है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस। अब जो हमने रेडी किया है उसको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ फर्स्ट, टॉक इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। यानी हमें खुद के साथ प्रैक्टिस करनी है, जैसे अगर हम मिरर के सामने खड़े होकर के भी बोल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या करना है, टॉक इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड आस्क देम व्हाट दे थिंक। आफ्टर दैट क्या करना है, स्पीक क्लियरली, लाउडली एंड एट द राइट स्पीड, नॉट वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो। यानी जब भी हमें बोलना है तो क्लियरली बोलना है, लाउडली बोलना है, और प्रॉपर स्पीड से बोलना है। बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, और जब प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए तो फिर हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है। टेक अ फ्यू डीप ब्रीथ इफ यू आर फीलिंग नर्वस। मतलब जब आप नर्वस फील कर रहे हैं तो आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, लंबी सांस लेनी है। उसके बाद क्या करना है कि आप ये सोचो कि आपने क्या प्रिपेयर किया है, और आपने जो प्रिपेयर किया है उसको आप फिर कॉन्फिडेंटली बोलना स्टार्ट कर दो। तो जब आप इस 3 P का यूज करते हो तो इससे जो है वो इफेक्टिव तरीके से पब्लिक स्पीकिंग हो पाएगी। तो ये था वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, इट इज द मैसेज वी सेंड टू अदर्स विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द मैसेज वी सेंड टू अदर्स विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स। कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें हम वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं। वी सेंड सिग्नल्स एंड मैसेजेस टू द अदर थ्रू एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स एंड बॉडी पोस्चर्स। मतलब इसमें हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, सिग्नल्स का यूज करते हैं, और मैसेजेस का यूज कैसे करते हैं, थ्रू एक्सप्रेशन, gestures and body postures. You will learn to use correct body language like gestures, eye contact, handshake, it etc. मतलब इस केस में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के केस में हमें बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स, आई कांटेक्ट, हैंड शेकिंग, ये सब के बारे में प्रॉपर लर्न करना होगा, तब जा करके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिवली हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं, आई कांटेक्ट, स्पेस, टच, गेस्चर्स, पोस्चर, एक्सप्रेशन, पैरा लैंग्वेज, ये सब क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस की बात करें, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन इट इज ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग बॉडी मूवमेंट।
face or arms movement, and voice control. Voice control like voice, tone, pauses, and less than 10 is done using words. अगर हम आज के टाइम की बात करें तो ज्यादातर जो कम्युनिकेशन है वो आइदर बॉडी मूवमेंट का यूज करके किया जाता है और साथ साथ वॉइस को कंट्रोल करते हैं। मतलब कई बार हम फास्ट बोलते हैं, स्लो बोलते हैं, डिफरेंट टाइप के टोन यूज करते हैं, पॉज लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये बॉडी और वॉइस को कंट्रोल करके हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। ज्यादातर कम्युनिकेशन जो होती है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है और 10% कम्युनिकेशन जो है, लेस देन 10%, वो वर्ड्स के द्वारा हम करते हैं। जैसे यहाँ पर पाई चार्ट के द्वारा बताया गया है कि अगर 100% कम्युनिकेशन है तो इसमें कुछ पार्ट ही जो है वो वर्ड्स का यूज करके किया जाता है, जो कि वर्बल कम्युनिकेशन है। अगर हम नॉन वर्बल की बात करें तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसमें वॉइस कंट्रोल ज्यादा रोल है और एक्सप्रेशन, मूवमेंट्स, पिक्चर्स, इसमें क्या है, नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन। मतलब कौन से कम्युनिकेशन का हमारी लाइफ में कितना यूज होता है उसके बारे में इस फिगर से बताया गया है। और इस फिगर को देख करके हम आइडिया लगा सकते हैं कि इस फिगर में ज्यादातर जो कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसका मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट वर्ड्स, जैसे हैंड मूवमेंट, गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज। जैसे क्या है कि आप रेजिंग हैंड रेज करते हो ग्रीट करने के लिए, हेलो करने के लिए। दूसरा है पॉइंटिंग योर फिंगर इन एंगर, मतलब फिंगर पॉइंट आउट करते हो जब आपको गुस्सा आता है। तो ये सब क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है, गेस्चर है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशंस, स्माइलिंग टू शो हैप्पीनेस, यानी अपनी खुशी जाहिर करने के लिए आप स्माइल करते हो। नेक्स्ट है मेकिंग अ सैड फेस व्हेन यू आर अपसेट, जैसे जब आप अपसेट होते हो तो उस टाइम में आपका फेस जो होता है वो सैड होता है। तो एक्सप्रेशन, हैंड मूवमेंट और गेस्चर्स को देख करके हम जान सकते हैं और इससे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की हेल्प से जो हमारा कम्युनिकेशन है वो ज्यादा स्ट्रोंगर हो पाता है। Using the right gestures and postures helps us to be professional at work. मतलब जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हम राइट गेस्टर्स और पोस्चर्स का यूज करते हैं, तो ऐसा फील होता है कि हम अपने काम को लेकर के काफी प्रोफेशनल है। नेक्स्ट है यूजिंग द राइट गेस्टर्स व्हाइल स्पीकिंग मेक्स आवर मैसेज मोर इफेक्टिव। जैसे अगर हम कहीं बात कर रहे होते हैं, किसी को समझा रहे होते हैं और उस टाइम पे प्रॉपर गेस्टर्स का यूज करें तो मैसेज को काफी प्रभावशाली बनाता है। नेक्स्ट है नोइंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड अबाउट ऑडियंस रिएक्शन एंड एडजस्ट आवर बिहेवियर और कम्युनिकेशन अकॉर्डिंगली। जैसे अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में समझ सकते हैं तो इससे क्या है, ऑडियंस के रिएक्शन और रिएक्शन के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को एडजस्ट कर सकते हैं। इफ वर्बल मैसेजेस आर ब्लॉक्ड बाय नॉइज और डिस्टेंस, we can use hand movements to exchange our messages. Placing a finger on the lips to indicate need for silence and nodding the head up and saying yes. जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा नॉइज होता है या फिर डिस्टेंस हो, तो उस केस में क्या है कि कई बार हम कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो वर्ड्स के थ्रू नहीं बोल पाते हैं। लेकिन क्या है कि हम अगर गेस्चर्स के थ्रू मैसेज पहुंचाना चाहें तो इजीली हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे लिप्स पे हम फिंगर रखते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें साइलेंट रहना है। ऐसे ही अगर हम अपने जो हेड है उसको अगर हम हिलाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम यस बोल रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है
वो वर्बल कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग है। वी कम्युनिकेट नॉन वर्बली इन मेनी वेज, सम ऑफ दिस एज मेंशन्ड इन टेबल। जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ बताया गया है, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, आप लोग स्माइली वगैरह यूज करते हो, कई बार सोशल मीडिया व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हो, तो डिफरेंट स्माइली का यूज करके आप अपने एक्सप्रेशन को शेयर कर पाते हो। जैसे क्या है, अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो किसी से मिलते हैं तो हम स्माइल करते हैं, अगर कुछ हम कहते हैं तो अपने एक्सप्रेशन को उसके अकॉर्डिंग मैच करते हैं, तो इसके लिए जो है फेशियल एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पोस्चर। पोस्चर्स आर पोजीशंस ऑफ बॉडी, दे शो आवर कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग। मतलब पोस्चर की हेल्प से जो है हम अपने बॉडी का कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को दिखा सकते हैं। जैसे क्या है कि अगर हम अपने बॉडी को रिलैक्स देते हैं, शोल्डर्स हमारा स्ट्रेट रहता है, सीधे बैठते हैं, हैंड रेज करते हैं टाइम टू टाइम जब नीड होती है, तो इससे क्या है हमारे कॉन्फिडेंस और फीलिंग को बताता है। नेक्स्ट है गेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज। गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमें डिस्क्राइब करते हैं। बेसिकली हम क्या बताना चाह रहे हैं किसी को, मूवमेंट की हेल्प से हम किसी भी पर्सन को बता सकते हैं कि एक्चुअल में हमें क्या बोलना है। जैसे क्या है, अवॉइड अवॉइड पॉइंटिंग एट पीपल विथ योर फिंगर। अब गुस्से में जैसे हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं, तो उस केस में क्या है, गेस्चर से हमें पता चल जाता है कि गुस्से में है। तो जनरली क्या है, नॉर्मल केस में हमें क्या करना है, पॉइंट नहीं करना है अपने फिंगर को। दूसरा है बेंड योर हेड अ लिटिल while talking or listening to show that you are paying attention। अब जैसे क्या है कि हम अगर अकड़ में आकर के देखें, सीधे किसी को देखें, तो ऐसा लगता है कि हम अ, किसी बड़ों की सुन नहीं रहे हैं। ल- और उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए एक्चुअल में, तो जब हम किसी बड़ों की सुनते रहते हैं, तो उस केस में हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम बात करें तो थोड़ा सा अपने सर को झुका करके रखें, ताकि ये लगे कि हम अटेंशन पे कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। नेक्स्ट है टच। वी कम्युनिकेट अ ग्रेट डील थ्रू आवर टच, सच एज शेकिंग हैंड्स एंड पैटिंग ऑन द बैक। फॉर एग्जाम्पल, अ फर्म हैंडशेक shows confidence. Sports coaches give a pat on the back players to encourage them। जैसे क्या है, अगर हम हैंडशेक करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें अपने जैसी फीलिंग भी आती है। दूसरा क्या है कि कई बार प्लेयर जैसे बहुत अच्छा करता है तो जैसे हम पीठ ठोकते हैं, तो इस तरह की जो चीजें होती है, ये गेस्चर जो है, गेस्चर को देख करके हम समझ सकते हैं कि किस तरह का जो कम्युनिकेशन है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट है स्पेस। द स्पेस इज अ फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन बिटवीन टू पीपल। It is important to maintain a proper distance when speaking with someone। जैसे अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। ये नहीं कि बिल्कुल सामने सामने हम खड़े होकर के बात कर रहे हैं। एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, जो एक आइडियल डिस्टेंस होता है। तो प्रॉपर स्पेस, वो भी ऐसा नहीं है कि स्पेस हमें इस तरह से मेंटेन करना है जिस तरह का हमें किसी पर्सन से अटैचमेंट हो। जैसे हम अपने घर के लोगों से डिस्टेंस किस तरह मेंटेन करें, फ्रेंड्स के साथ डिस्टेंस कैसा होगा, टीचर्स के साथ डिस्टेंस कैसा होगा, डिफरेंट तरीके का जैसा रिलेशनशिप होता है उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट क्या है, द वे वी लुक एट समवन कैन कम्युनिकेट थिंग्स सच एज इंटरेस्ट और एंगर। जैसे हमारा आई कांटेक्ट कैसा है, उसकी हेल्प से दूसरा पर्सन ये समझ सकता है कि इसमें इसका इंटरेस्ट कितना है या फिर किस तरह की फीलिंग है। लुक एट द पर्सन हु इज स्पीकिंग, कीप अ रिलैक्स्ड प्लेजेंट वर्क, ब्रीथ द लुक एवरी फ्यू सेकेंड। जैसे क्या है कि हम अगर किसी से बात कर रहे हैं
तो उस केस में कोई अगर दूसरी साइड देख रहा है या बार-बार इग्नोर कर रहा है, तो उस केस में आई कांटेक्ट नहीं हो, तो ऐसा फील होता है कि प्रॉपर तरीके से ये पर्सन सुन नहीं रहा है, ये मेरी बातों को ढंग से सुना नहीं, इग्नोर कर रहा है। तो इस तरह से क्या है कि आई कांटेक्ट ज़रूरी है। अब जैसे क्लास में ही आप पढ़ रहे होते हो, तो उस केस में क्या है, टीचर्स अगर पढ़ा रहे होते हैं, तो आपको प्रॉपर तरीके से सुनना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, ये नहीं कि टीचर्स देख रहे हैं और आप दूसरी तरफ देख रहे हो। आई कांटेक्ट जरूरी है ताकि इंटरेस्ट का पता लग सके। नेक्स्ट है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज मीन्स हाउ वी स्पीक, द टोन ऑफ आवर वॉइस, स्पीड एंड वॉल्यूम कैन मेक अ डिफरेंस इन मीनिंग वी वांट टू शो। मतलब जैसे हम अगर कुछ बोलते हैं तो हमारी वॉइस कैसी होती है, टोन कैसा होता है, उसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि हमारे साथ किस तरह से कम्युनिकेशन किया जा रहा है। जैसे मतलब अगर कोई बहुत चिल्ला करके आपको बोले तो आप समझ जाते हो कि टीचर्स हम पे गुस्सा कर रहे हैं या पेरेंट गुस्सा कर रहे हैं। कोई प्यार से बोले तो आप वो चीज़ समझते हो। तो मतलब क्या है कि जो हमारा बोलने का तरीका है, जो टोन है, उससे पता चल जाता है कि आपके लिए किस तरह की फीलिंग है। तो ये था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। नेक्स्ट है विजुअल कम्युनिकेशन। Visual communication involves sending and understanding messages only through images and pictures. Visual communication का मतलब है कि जो मैसेज है वो इमेज और पिक्चर के थ्रू भेजना। The main advantages of this type of communication is that you don't need to know any particular language for understanding it. It is simple, easy to understand and remains सेम अक्रॉस डिफरेंट प्लेसेस। मतलब क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन में हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो इमेज और पिक्चर्स के थ्रू करते हैं और इसमें हमें लैंग्वेज की नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। हम हर तरीके से, कोई भी पर्सन हो, सबके साथ सेम तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं और ये कम्युनिकेट कर पाना जो है काफी इजी होता है इस केस में। अगर हम विजुअल कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे ट्रैफिक सिंबल which communicates us not to blow horn। ये अगर सिंबल है तो हम देख करके समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है, मतलब हॉर्न यहाँ पर क्लोज करना है। ट्रैफिक लाइट का सिंबल, लेडीज एंड जेंट्स टॉयलेट जो है उसका सिंबल कैसे होता है। शाइन शोइंग रेलवे क्रॉसिंग का सिंबल है। फ्लेमेबल सब्सटेंस का सिंबल है। स्लिपरी सरफेस का सिंबल है। साइन यूज्ड फॉर पॉज अ वीडियो और ऑडियो फाइल इन स्मार्टफोन और कंप्यूटर। Sign which communicates that an area is a no smoking zone। तो ये जितने भी हम साइन के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए लिखने की बजाय क्या है, एक इमेज को यूज किया जाता है और इमेज की हेल्प से ही हम देख करके समझ सकते हैं कि किस तरह का कम्युनिकेशन किया जाना है। तो जो इमेज और पिक्चर के थ्रू कम्युनिकेशन जो होती है उसे हम विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। और विजुअल कम्युनिकेशन के केस में क्या है, हमें लैंग्वेज आने की नीड नहीं होती है। लैंग्वेज हमें नहीं भी पता हो तब भी क्या है कि हम इमेज को देख करके समझ पाते हैं। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है कि हम किसी वर्ड को कैसे बोलते हैं किसी लैंग्वेज में। ये अगर हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो किसी भी लैंग्वेज में जो हम वर्ड बोल रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। इफ वी डोंट से वर्ड करेक्टली, अदर कांट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग। अगर हम प्रॉपर तरीके से वर्ड को ना बोलें तो उससे क्या होगा कि दूसरा पर्सन जो है वो समझ नहीं पाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है टू कम्युनिकेट वेल व्हेन यू स्पीक, यू नीड टू नो हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स करेक्टली। जैसे अगर हम अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उस केस में क्या है कि हमें वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से बोलना आना चाहिए। अगर हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन रखेंगे
तो उससे क्या है कि दूसरे पर्सन जो है वो हमारी बातों को अच्छे से समझ पाते हैं। इट विल ऑल्सो हेल्प अदर्स टू अंडरस्टैंड योर वर्ड्स इजिली। यानी जो दूसरा पर्सन है वो अच्छी तरह से हमारे वर्ड्स को समझ करके और मीनिंग निकाल सकता है। तो इसलिए प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होना जरूरी है। स्पीकिंग प्रॉपरली, जनरली क्या होता है कि कोई भी पर्सन हो, उसे कोई पार्टिकुलर वर्ड को अगर पढ़ना हो सकता है कई बार में कुछ कॉमन मिस्टेक हो जाए। और कॉमन मिस्टेक की वजह से क्या होता है कि कोई पार्टिकुलर वर्ड की जो मीनिंग है वो डिफरेंट निकल जाती है। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वर्ड्स की जो है प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट है। ऐसे ही अगर आप देखोगे, जो पहली लाइन में वर्ड है योर, वर्ल्ड, चेयर, वियर, तो जनरली सबका जो बोलने का तरीका है वो अलग अलग है। ऐसे ही क्या है कि फॉल, फेल, सेल, सेल, टेल, टेल, तो इसमें आप अगर ध्यान से देखो कि डिफरेंट वर्ड्स है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन बोलने में सेम है। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से नहीं बोलेंगे तो उस केस में क्या है, जो लिखना है, लिखने का तरीका है, स्पेलिंग है, वो गलत हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि हम पहले जब तक प्रॉपर बोलेंगे नहीं तब तक हम सही तरीके से लिख नहीं सकते हैं। तो इस केस में क्या है, हमें प्रॉपर वर्ड्स यूज करना है, उसका प्रोनाउंसिएशन यूज करना है ताकि लोग करेक्ट तरीके से वर्ड को समझ सकें। नेक्स्ट है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या है? फोनेटिक्स, फोन मतलब साउंड, फोनेटिक्स इट इज द स्टडी ऑफ साउंड्स दैट वी मेक व्हेन वी स्पीक। यानी जब हम लोग बोलते हैं तो कुछ ना कुछ साउंड क्रिएट होता है और इस साउंड को हम बोलते हैं फोन। यानी स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज फोनेटिक्स। वी यूज साउंड्स टू स्पीक, यानी जब हम बोलते हैं तो हम साउंड्स का यूज करते हैं। हर वर्ड जो है, हर एक वर्ड एक या एक से ज्यादा साउंड से मिलकर के बना हुआ होता है। वी पुट दिस साउंड्स टुगेदर टू प्रोनाउंस वर्ड्स। मतलब अगर हमें किसी वर्ड्स को बोलना है, किसी भी वर्ड को बोलना है, तो उसके लिए क्या है, एक प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर वर्ड है डॉग, तो डॉग कैसे होगा? डो, ओ, गो, मतलब डी, ओ और जी, तीनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है। और ये तीनों वर्ड से जो है वो साउंड से मिल करके एक वर्ड बना हुआ है। ऐसे ही कैट, कैट में क्या है, सी, ए और टी। यहाँ पर भी आप देख रहे होगे तो क, आई और यहाँ पर टी, कैट। तो इससे क्या है कि जो भी वर्ड्स है उसमें हर एक लेटर का कुछ ना कुछ साउंड है और उस साउंड से मिलकर के जो वर्ड है वो बेसिकली वर्ड बने हुए होते हैं। अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो टोटल जैसे 16 लेटर है, लेकिन क्या है 16 लेटर जरूरी नहीं है कि हर जगह सेम तरीके से यूज किया जा सके। सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसकी साउंड डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे लेटर ए की अगर हम बात करें तो लेटर ए, कैट, एप्पल और बैग, तीनों में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ए का जो साउंड है वो डिफरेंट है। ऐसे ही कार, फास्ट और पार्क, इसमें जो है ए का साउंड डिफरेंट है। कॉल, बॉल और सो, ये वर्ड्स हैं, इसमें ए का लेटर साउंड जो है वो डिफरेंट है। तो जरूरी नहीं है कि एक लेटर का साउंड हर जगह सेम ही हो। सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वर्ड के अकॉर्डिंग जो है साउंड चेंज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ साउंड। हम लोग जैसे नॉर्मली पढ़ते आते हैं कि जैसे दो तरीके का इंग्लिश अल्फाबेट होता है, आइदर वोवेल या फिर कॉन्सोनेंट। तो जनरली हम ये जानते हैं कि हमारे पास टोटल 5 वोवेल है और रिमेनिंग जितने भी हैं वो कॉन्सोनेंट है। बल्कि यहाँ पर साउंड का फर्क होता है।
5 वोवेल तो है ही, लेकिन क्या है कुछ लेटर ऐसे भी हैं जो कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन क्या है कि उसका जो साउंड है वो वोवेल साउंड है। तो उसके आधार पर अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो हर एक वोवेल जो है वो डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो हमें साउंड के अकॉर्डिंग देखना है कि वोवेल क्या है। जो रिमेनिंग है, द कॉन्सोनेंट साउंड इज एनी साउंड दैट इज नाइदर वोवेल और नॉर डिफ्थोंग साउंड। मतलब अगर हमें वोवेल वाली अगर साउंड होती है तो उस केस में क्या है, भले ही वर्ड कुछ भी हो लेकिन उसके साउंड कैसे होने चाहिए, ए आई ई, ए ई आई ओ यू जैसे अगर साउंड हो तो वो वोवेल होता है, और उसके अलावा जो है वो कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन उसके बीच में एक और चीज होता है, डिफ्थोंग्स। डिफ्थोंग्स जनरली क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड ऑफ टू वोवेल्स। जनरली क्या है कि दो वोवेल के साउंड का कॉम्बिनेशन है डिफ्थोंग्स। अगर हम डिफ्थोंग्स की बात करें तो जब जैसे दो वोवेल साउंड एक साथ अगर आ जाए, तो दो वोवेल साउंड जब एक साथ होगा तो उस केस में क्या है, उसे हम डिफ्थोंग कहेंगे। जैसे स्पेलिंग है HOUSE। आप देख रहे होगे ओ और यू दो वोवेल एक जगह है, और इसको अगर हम बोलते हैं तो इस तरह से बोलते हैं हाउस। तो मतलब आ और उ दोनों वर्ड एक साथ है। तो इस तरह का जब भी सिचुएशन आता है तो उसे हम डिफ्थोंग्स कहते हैं। वोवेल और कॉन्सोनेंट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। डिप्थोंग ऐसा वर्ड है जिसमें लगातार दो वोवेल आता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्टाइल्स। अगर हम कम्युनिकेशन स्टाइल्स की बात करें तो चार कम्युनिकेशन स्टाइल है। जैसे फर्स्ट है एग्रेसिव, यानी किसी भी तरह का गुस्सा करना। जैसे हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमेशा अपने आप को ऊपर दिखाना, तो ये एग्रेसिव नेचर का होता है। जैसे दूसरे के व्यू की हमें चिंता नहीं होती है। नेक्स्ट है पेसिव और सबमिसिव। पेसिव के केस में क्या है, अवॉइडिंग कंफ्लिक्ट, गिविंग अदर्स कंट्रोल, लूजिंग सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब क्या, पेसिव पेसिव का मतलब है जनरली हमें कोई चीज से मतलब नहीं होता है, हम हमेशा अपने में मस्त रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जो भी क्रेडिट रहता है अपना दूसरे करते हैं, दूसरे कुछ भी कर रहे होते हैं, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। हम बिल्कुल पैसिव नेचर के हो जाते हैं, हर चीज का जो कंट्रोल होता है वो दूसरे के ऊपर होता है। तो ये है पैसिव नेचर। तो पैसिव सबमिसिव। दूसरा है पैसिव एग्रेसिव। पैसिव एग्रेसिव में क्या है कि पैसिव सबमिसिव पहले अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि हमें इंटरेस्ट नहीं लेना है और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना है। मतलब दूसरा अगर किसी ने कुछ कर दिया तो वही ठीक है। दूसरा तरीका है पैसिव एग्रेसिव। अब इस केस में क्या है कि हमें जैसे कुछ करना भी नहीं, और अगर किसी ने किया है तो उसको हम निगेटिव भी बता रहे हैं। तो इस केस में क्या है कि ये भी सही नहीं है। तो ये तीनों नेचर कम्युनिकेशन स्टाइल में एग्रेसिव, पैसिव सबमिसिव, पैसिव एग्रेसिव, ये तीनों ही एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हम बात करें चौथे स्टाइल की तो वो होता है असर्टिव, जो कि एक आइडियल स्टाइल है। जैसे कैसे आइडियल है, क्योंकि इसमें क्या है, रिस्पेक्टिंग अदर्स एंड मेंटेनिंग सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब दूसरों की भी रिस्पेक्ट करनी है और सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मेंटेन करनी है। जैसे क्या है, हम दूसरे के पॉइंट को समझते हैं और अपने आप को भी एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे ही हम अदर्स के व्यू और प्रॉब्लम को समझते हैं। और कई बार जैसे हम किसी पर्टिकुलर चीज पर एग्री नहीं करते तो उस केस में क्या होता है कि हम डिसएग्री करते हैं, नो कह देते हैं, और इस तरह से कहते हैं जिससे कोई हर्ट ना हो। तो बेस्ट तरीका यही है
कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन स्टाइल ये कुछ डिफरेंट स्टाइल है जिसको आप एग्जाम्पल की हेल्प से खुद भी पढ़ के समझ सकते हो। और जो बेस्ट कम्युनिकेशन स्टाइल है वो है असर्टिव। तो हम यहाँ असर्टिव कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। असर्टिव कम्युनिकेशन, बीइंग असर्टिव इज अ हेल्दियर कम्युनिकेशन स्टाइल। इट इन्वॉल्व्स expressing your views without disrespecting others or yourself। मतलब असर्टिव कम्युनिकेशन क्या है कि हम दूसरे के व्यू को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और अपना व्यू अच्छे से बोल रहे हैं। दूसरा है रिस्पेक्टिंग अदर्स, यानी दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है। कम्युनिकेटिंग योर ओपिनियन एंड विशेस क्लियरली, यानी अपने जो ओपिनियन है और विशेस है उसको क्लियरली दूसरों के सामने रखना। नेक्स्ट है बीइंग ओपन टू अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हमें ओपन रहना है हमेशा। नेक्स्ट है फाइंडिंग अ बैलेंस बिटवीन नीड्स, योर नीड्स एंड अदर्स नीड्स, यानी दूसरे और अपने नीड पे हमें बैलेंस बना करके रखना है। नेक्स्ट है अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो असर्टिव कम्युनिकेशन के एडवांटेज जो है वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। दूसरा है सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्ड करना। नेक्स्ट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम सेइंग वर्ड्स और डूइंग एक्शंस दैट यू मे रिग्रेट लेटर। मतलब क्या है, कई बार हमें असर्टिव कम्युनिकेशन जो है वो बचाता है कि हम जैसे कई बार कुछ गलत वर्ड बोल जाते हैं फ्लो फ्लो में, और उस वर्ड या फिर एक्शन का हमें बाद में रिग्रेट फील होता है। तो इस तरीके से ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए भी असर्टिव कम्युनिकेशन जो है वो प्रिवेंट करता है। क्योंकि दूसरे पर्सन बातचीत के क्रम में ही अगर वो डिसएग्री कर जाते हैं तो डिसएग्री करने के बाद हम वैसे काम को कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट है मेक्स यू एंड अदर्स फील पॉजिटिव, यानी खुद भी पॉजिटिव फील करते हैं और दूसरा पर्सन भी जो है वो पॉजिटिव फील करता है। नेक्स्ट है मेक श्योर दैट एवरीवन एक्सप्रेसेस देयर आइडियाज एंड मीट्स द नीड ऑफ ऑल। यानी क्या है कि इस केस में हम ये इंश्योर करते हैं कि दूसरा पर्सन जो है अ, वो अपनी आइडियाज को और नीड को एक्सप्रेस करता है, और कोई भी पर्सन जो है वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस एक्सप्रेस करता है और दूसरों की जो नीड है, किसी की भी नीड है, उसको भी एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट है हेल्प यू टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट वर्कर एंड बेटर कम्युनिकेटर। तो बेटर असर्टिव कम्युनिकेशन जो है वो एक कॉन्फिडेंट वर्कर और बेटर कम्युनिकेटर बनने में हमें हेल्प करता है। तो हम बेटर कम्युनिकेटर बन पाएंगे तो इससे क्या होगा, हम अपनी बातों को प्रॉपर तरीके से दूसरों को कह सकते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिसिंग असर्टिव कम्युनिकेशन। अगर हम असर्टिव कम्युनिकेशन की बात करें तो असर्टिव कम्युनिकेशन हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं। पहला है बी कॉन्फिडेंट। 7 एक्शंस है असर्टिव कम्युनिकेशन का। पहला है बी कॉन्फिडेंट, मतलब हमें प्रॉपर तरीके से कहीं पर भी जाना है, किसी से बात करना है, किसी के क्लासरूम में जाना है तो स्मार्टली जाना है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। कुछ टिप्स दिए गए हैं जैसे किस तरीके से हम कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। दूसरा है स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। अगर हम किसी पर्सन से कोई भी तरह की बात करते हैं तो हमें हमेशा स्लो बोलना है और क्लियरली बोलना है, ताकि दूसरे पर्सन जो है वो प्रॉपर तरीके से सुन सके और समझ सके। अगर कोई पर्सन जो है वो आपको जानबूझ करके रॉन्ग ठहरा रहा है, एग्रेसिव तरीके से बिहेव कर रहा है, शाउट कर रहा है, तो उस केस में भी आपको क्या करना चाहिए, शांत रह करके और स्लोली रिप्लाई देना चाहिए। टिप्स दिए गए हैं, जो भी कम्युनिकेशन है सब में कुछ टिप्स दिए गए हैं, उसको कैसे आप फॉलो कर सकते हो। ये डेली लाइफ में ऐसे भी चीजें होती है तो आपको ध्यान में रखना है ये। नेक्स्ट है ड्रेस करेक्टली। पीपल मेक जजमेंट बेस्ड ऑन हाउ वी लुक। कई बार क्या होता है, पीपल जो है
वो हमारे लुक को देख करके जज कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या है, हमें नीटली, स्मार्टली और करेक्टली जो है वो ड्रेसअप होने हैं। नेक्स्ट है बी कॉन्फिडेंट। बी कॉन्फिडेंट का मतलब है कि हमें, सॉरी, बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट यानी हमें क्या करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है और ओपन कम्युनिकेशन में हमेशा रहना है। ये नहीं है कि किसी के पीठ पीछे हमें कुछ भी बोलना है। नेक्स्ट है डोंट बी एग्रेसिव। चाहे कोई भी सिचुएशन आए, हमें एग्रेसिव नहीं होना है, एंग्री नहीं होना है, शाउटिंग नहीं करना है, बैड लैंग्वेज यूज नहीं करना है। ये सब असर्टिव कम्युनिकेशन में नहीं आता है। अगर हम बात करें किसी से बात करने की, तो हम अगर किसी से बात करते हैं तो उस केस में भी क्या है, हमें अपने थॉट, आइडियाज और ओपिनियन को प्रॉपर तरीके से शेयर करना चाहिए। दूसरे के रिएक्शन की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम प्रॉपर तरीके से अपने आइडियाज और ओपिनियन को रखेंगे तो सामने वाला पर्सन भी हमें प्रॉपर तरीके से समझेगा। नेक्स्ट है लर्न टू से नो। अगर जैसे आप कई बार फील करते हो कि हम ये काम को नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में सिंपली आप कह दो, पहले ही बता दो कि हम नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा सही तरीके से हमें नो करना आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने किसी काम के लिए एग्री कर लिया है और उसके बाद में हम वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ असर्टिव कम्युनिकेशन के लिए तरीका था, टिप्स था, जो कि आपको डेली लाइफ में यूज करना है। नेक्स्ट है सेइंग नो यानी रिफ्यूजल स्किल्स। वन ऑफ द मोस्ट वे ऑफ बीइंग असर्टिव इज लर्निंग टू से नो विदाउट अपसेटिंग अदर्स। मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी को मना नहीं कर पाते हैं किसी चीज के लिए। तो ये गलत चीज होती है जनरली। हमें सही समय पे मना करना भी आना चाहिए, रिफ्यूजल स्किल्स भी होनी चाहिए। लेकिन इस तरीके से आप रिफ्यूज करो जो कि दूसरा सामने वाला जो है वो अपसेट फील ना करे। It is often difficult to say no to your family, friends, colleagues and seniors. जनरली क्या होता है, किसी को नो करना, खास करके जो आपके क्लोज के पर्सन होते हैं उनके लिए नो करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो वैसे केस में क्या है, हमें रिफ्यूजल स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम प्रॉपर तरीके से किसी को बिना अपसेट किए हुए रिफ्यूज कर सकें। यू मे फाइंड इट डिफिकल्टी टू से नो फॉर वेरियस रीजंस। अब क्यों वेरियस, कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन अपसेट फील हो जाएगा अगर आप मना करते हो। कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन आर्गुमेंट करने लगे। कई बार ये भी होता है जैसे कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, टीम है, तो उस केस में क्या है कि कोई पर्सन लेफ्ट कर जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि नो करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हर एक सिचुएशन ऐसा नहीं है जहां पर आप एग्री करते जाओ। तो उसके लिए क्या है कि एक AEIOU मॉडल है जिसकी हेल्प से हम पोलाइटली किसी को भी नो कह सकते हैं। स्टेप्स फॉर सेइंग नो, द AEIOU मॉडल। अब इस केस में क्या है, फर्स्ट है आस्क क्वेश्चंस। मतलब हमें क्या करना है, कोई भी पर्सन है, अगर आपको कुछ पूछा जा रहा है तो पहले आप पूछ लो कि वो टास्क कितना इम्पोर्टेंट है। अगर टास्क बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपके बिना नहीं हो सकता है, तो उस केस में आप उसके अकॉर्डिंग, जैसे सिचुएशन यहाँ पर है, व्हाई डू वी नीड टू लीव स्कूल और वर्क अर्ली, व्हाई वी कांट गो आफ्टर स्कूल और वर्क। जैसे आप मना, किसी को डायरेक्ट मना ना करो, रेदर देन कि आप पहले पूछ लो कि एक्चुअल में क्या रीजन है। तो इसीलिए यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशन दिए गए हैं, उसका आप यूज कर सकते हो समझने के लिए। लेकिन बिना सिचुएशन का यूज किए हुए भी आप इजीली समझ सकते हो। तो मैं आपको
डिटेल में इस एआईयू मॉडल को एईआईओयू मॉडल को समझाती हूँ। जैसे आस्क क्वेश्चन, पहला आपको क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है कि कोई टास्क कितना इम्पोर्टेंट है, और टास्क के इम्पोर्टेंस को आप जान लो, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी रिएक्ट करो। दूसरा है एंगेज बाय यूजिंग पोलाइट स्टेटमेंट। इफ यू आर श्योर दैट यू नीड टू से नो टू द रिक्वेस्ट, यू मस्ट रिफ्यूज पोलाइटली। जैसे पहले आपने क्या किया, आपने टास्क की इम्पोर्टेंस समझ ली। अगर इम्पोर्टेंस समझ ली तो आपको सोचने के लिए मिल जाएगा कि आप आपसे हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर इनकेस आपसे नहीं हो सकता है तो उस केस में क्या है कि आप पोलाइटली रिफ्यूज करो। पोलाइटली रिफ्यूज कर रहे हो तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, आई यानी इंक्लूड अ रीजन फॉर सेइंग नो। मतलब आप नो कह रहे हो लेकिन एक प्रॉपर तरीके से रीजन दो। जैसे रीजन में क्या होना चाहिए, आप जो फील कर रहे हो, जैसे मान लो कि कुछ इंपॉर्टेंट टास्क है लेकिन आप किसी मजबूरी में किसी को मना कर रहे हो, तो उस केस में आप अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करो और रीजन को एक्सप्रेस करो, जिससे कोई पर्सन बुरा ना माने। दूसरा क्या है, ओ ऑफर अदर ऑप्शंस यू में। जैसे क्या है कि आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो हो सकता है कोई दूसरा पर्सन या फिर दूसरा तरीका आपके पास हो, तो उसके लिए आप दूसरा तरीका उस पर्सन को भी सजेस्ट कर सकते हो। यानी कोई पर्टिकुलर कोई डिफरेंट टाइम सजेस्ट कर सकते हो, डिफरेंट प्लेस सजेस्ट कर सकते हो कि या फिर ऐसा भी है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को भी आप रेफर कर सकते हो जो कि इमीडिएटली हेल्प कर सकता है। और लास्ट में क्या है, अगर वो सिचुएशन समझ जाता है तो उसको आप थैंक यू कह दो। तो ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हो, नो कहते हो, तब कोई भी पर्सन बुरा नहीं मान सकता है। जैसे यहाँ पर क्या है, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। आई एम सॉरी सॉरी आई कांट कम एज आई हैव अदर प्लान। नेक्स्ट है आई एम सॉरी बिकॉज आई हैव अ मीटिंग टू अटेंड। मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, कोई भी पर्सन सॉरी भी बोल रहा है, मतलब गलती मान रहा है, और उसके बाद मना भी कर रहा है और रीजन भी दे रहा है। तो इस तरीके से क्या है, ये हम जो भी सेंटेंस देख रहे हैं, इसमें नो कहा जा रहा है लेकिन पोलाइटली कहा जा रहा है। तो हमें इसी तरह से पोलाइटली नो कहने की स्किल होनी चाहिए। नेक्स्ट है कनेक्टिंग वर्ड्स यानी कंजंक्शन। कंजंक्शंस आर यूज्ड टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस। यानी दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हम कंजंक्शन यूज करते हैं। कंजंक्शंस आर यूज्ड टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस। इट इज ऑफन यूज्ड इन सेंटेंसेस वेयर यू से नो। मतलब ज्यादातर ये ऐसे केस में किया जाता है जहां पर हम नो कहते हैं, कोई दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। जैसे एंड, एंड से हम कब कनेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को, जब दो सेंटेंस या वर्ड जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस का हो। इक्वल इंपॉर्टेंस के केस में क्या है कि हम एंड से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है बट। बट इज यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस दैट सजेस्ट डिफरेंट आइडिया। मतलब बट भी है, वो दो तरीके, दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम आता है। लेकिन अगर हमारे पास दो सेंटेंस है और उसको कनेक्ट करना है, दोनों सेंटेंस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, डिफरेंट आइडियाज हैं, तो उस केस में हम बट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है or is used when we need to show a choice between two words or sentences। मतलब हमारे पास दो सेंटेंस दिए गए हैं या वर्ड दिए गए हैं, और उसमें से अगर हमें कोई तरह की चॉइस करनी है, तो चॉइस के केस में हमें और का यूज करना होगा। नेक्स्ट है so, as and because। These are used to join two sentences when one sentence act as a reason for second sentence। अब जैसे इस केस में क्या है कि दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या है
कि एक सेंटेंस जो है वो दूसरे सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है, आई हैव अ मीटिंग आई कांट कम। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आई हैव अ मीटिंग सो आई कांट कम। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया है, कनेक्ट किया है। यानी हमने इस सिचुएशन में क्या किया कि एक हम सेंटेंस बोल रहे हैं और दूसरे रीजन दे रहे हैं। तो ये सिचुएशन को देख करके हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट टाइप के कनेक्टिंग वर्ड्स यानी कंजंक्शन को यूज करते हैं। नेक्स्ट है राइटिंग स्किल्स यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हेन वी टॉक और राइट इन इंग्लिश वी यूज सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। मतलब जब कभी भी हम कुछ भी लिखते हैं तो अपने बात को एक्सप्रेस करने के लिए हमें सेंटेंस यूज करना होता है। सेंटेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर हमारे पास कोई सेंटेंस नहीं होगा तो उसकी जो मीनिंग है वो क्लियरली समझी नहीं जा सकती है, इसीलिए सेंटेंस जरूरी है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट थॉट। यानी सेंटेंस क्या है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि कंप्लीट थॉट को कम्युनिकेट कर पाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, राजू गोज टू स्कूल। मतलब इससे कंप्लीट मीनिंग निकल रही है। दूसरा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस इज नोन एज फ्रेज। यानी राजू गोज, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि राजू कहाँ जा रहा है, तो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो यहाँ से हम एक चीज समझ सकते हैं, दो वर्ड्स हैं यहाँ पर। एक सेंटेंस, सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसकी कंप्लीट मीनिंग होती है, और फ्रेज क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है लेकिन इसका कंप्लीट सेंस नहीं होता है। तो ये दोनों चीज हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या फिर एक्सप्लेनेशन मार्क से एंड होता है, जैसा कि हम एग्जांपल में भी देख सकते हैं। डिड यू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट? आई कंप्लीटेड इट यस्टरडे, दैट इज गॉड। तो ये तीनों तरह का जो सेंटेंस है, आप देख पा रहे होंगे कि हर सेंटेंस की जो एंडिंग है वो डिफरेंट मार्क से है। नेक्स्ट है यूजिंग कैपिटल्स। कैपिटल हमें कहाँ यूज करना है? सेंटेंस के लिए तो हमने देख लिया कि सेंटेंस का पहला जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा, लेकिन कई बार आपने ये भी देखा होगा कि सेंटेंस के साथ साथ कुछ पर्टिकुलर वर्ड भी जो है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है या कंप्लीट वर्ड कैपिटल में होते हैं। तो उसके लिए क्या है, मिन्ट्स है, एक सेट ऑफ सिंपल रूल्स है जिसकी हेल्प से हम कैपिटल लेटर क्या लिखना है और स्मॉल लेटर क्या लिखना है इस रूल को समझ सकते हैं। इच लेटर इन द वर्ड मीन्स रेफर टू वन कैपिटलाइजेशन रूल। जैसे अगर हम देखें ये कैपिटलाइजेशन रूल है, पहला है एम, यानी मंथ का अगर नाम होता है किसी भी सेंटेंस में तो मंथ के नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। दूसरा वर्ड आई, किसी भी सेंटेंस में वर्ड अगर आई आ जाए मतलब अकेला आई होगा तो उस केस में हम आई को कैपिटल लिखेंगे। नेक्स्ट है नेम्स, चाहे कोई पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, थिंग्स का नाम हो, डे का नाम हो, उस केस में हमें नेम को कैपिटल से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है टाइटल। टाइटल जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, प्रोफेसर, हर चीज को क्या करना है, हमें कैपिटल से स्टार्ट करना है। और एस यानी स्टार्टिंग लेटर ऑफ द सेंटेंस। मतलब कैपिटलाइजेशन रूल जो है वो है मिन्ट्स, एम यानी मंथ का नाम का फर्स्ट लेटर, वर्ड आई, नेम, टाइटल और स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस। तो ये पांच चीज जो है किसी भी सेंटेंस में कैपिटल होगा, अदरवाइज हर एक चीज जो है वो स्मॉल होगा। नेक्स्ट है पंक्चुएशन।
पंक्चुएशन क्या है? इट इज द सेट ऑफ मार्क such as the full stop and the comma which help us separate parts of the sentence and explain its meaning. मतलब पंक्चुएशन मार्क क्या है? एक ऐसा सेट ऑफ मार्क है, वो आइदर सेंटेंस को सेपरेट करता है या फिर कंप्लीट सेंटेंस की मीनिंग निकालने में हेल्प करता है. लाइक कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंसेस एंड हैज सम रूल्स. अगर हम पंक्चुएशन की बात करें तो पंक्चुएशन जैसे क्या है? फर्स्ट पंक्चुएशन है फुल स्टॉप. फुल स्टॉप जनरली कब होता है? जब कोई सेंटेंस की हमें एंडिंग दिखानी होती है, तो एंडिंग दिखाने के केस में क्या होता है? फुल स्टॉप यूज किया जाता है. नेक्स्ट है कॉमा. समटाइम्स वी यूज अ कॉमा टू इंडिकेट अ पॉज इन सेंटेंस. जैसे क्या है कि आइदर हमें सेंटेंस के बीच में पॉज लेना हो तो उस केस में हम कॉमा दिखाते हैं, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे सेपरेट लिस्ट ऑफ आइटम्स है, जैसे यहाँ पर एप्पल, ऑरेंज एंड ग्रेप्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं, तो दोनों ही केस में हम कॉमा का यूज करते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क कब हम यूज करते हैं? तो जैसे अगर हम कोई क्वेश्चन फ्रेम करें तो उसमें हमें क्वेश्चन मार्क को यूज करना होता है. नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क. We will use exclamation mark at the end of a word or sentence to indicate a strong feeling such as surprise, shock or anger. जैसे exclamation mark का हम यूज कब करते हैं? जब किसी strong feeling को दिखानी हो, सरप्राइज या फिर एंगर को दिखाना हो, तो उस केस में हम exclamation mark का यूज करते हैं. नेक्स्ट है apostrophe. apostrophe s का मतलब है कि जैसे कोई पर्टिकुलर चीज किसी का है तो उसके लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं. जैसे दैट इज दिव्याज पेन. मतलब क्या है? ये पेन जो है वो दिव्या की है, यानी दिव्या के बारे में बता रहा है, तो इस तरीके से हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं. नेक्स्ट है वी आल्सो यूज एन एपोस्ट्रोफी टू इंडिकेट द शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ सम वर्ड्स इन इनफॉर्मल स्पीच. अब जैसे क्या है? हम इस तरीके से लिखते हैं लेट्स गो, जबकि होना क्या चाहिए? लेट अस गो. तो कंप्लीट लिखने की बजाय शॉर्ट में जब हमें लिखना होता है तो उस केस में हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच. अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच जनरली क्या होता है? हर एक वर्ड का जो है वो एक अपना इम्पोर्टेंस होता है, और हर एक वर्ड के इम्पोर्टेंस के आधार पे उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड किया गया है. जैसे है नाउन. नाउन की अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे नेमिंग वर्ड सारे क्या होते हैं? नाउन. और नाउन के बदले जो वर्ड यूज किए जाते हैं इसे हम प्रोनाउन कहते हैं. एडजेक्टिव यानी जो किसी चीज की विशेषता बतलाए. नेक्स्ट है वर्ब, यानी कोई भी वर्ब. और एडवर्ब क्या है? तो किसी वर्ब की विशेषता जो बतलाए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, सॉरी एडवर्ब कहते हैं. तो ये कुछ बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स वी यूज इन सेंटेंसेस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. फर्स्ट अगर हम नाउन की बात करें, nouns are words that refer to a person, place, thing or ideas. These are naming words. मतलब नेमिंग वर्ड्स जो है इसे हम नाउन कहते हैं. जैसे है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं: डॉग, काइंडनेस, इंडिया, संजय. नेक्स्ट है प्रोनाउन. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. मतलब नाउन के बदले जो वर्ड यूज किए जाते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं. नेक्स्ट है एडजेक्टिव. Adjectives are words that describe other words. मतलब जो अदर वर्ड्स को डिस्क्राइब करता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे स्मॉल, ब्लू, शार्प, लाउड.
नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो एक्शन, मतलब ऐसे वर्ड जो एक्शन को शो करते हैं उसे वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब ऐसे वर्ड हैं जो कि एक्शन के मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं। जैसे क्या है, सपोज ईट स्लोली, थिंक वाइजली, सिट प्रॉपरली। तो इस तरीके से जो ये वर्ब है इसकी विशेषता बतलाती हैं और इसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब हम जानते हैं सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। अगर हम सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो टोटल 4 सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अलोंग विद द मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच देयर आर सम मोर वर्ड्स वी नीड फॉर मेकिंग अ सेंटेंस, जैसे आर्टिकल्स, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ये सब क्या है, सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप है। फर्स्ट है आर्टिकल। जैसे हमने ए, एन और द, ये तीनों पढ़ा है। ये तीनों जो वर्ड हैं इसे हम यूज करते हैं कई बार अपने सेंटेंस में। कंजंक्शन आर वर्ड्स दैट जॉइन टू नाउन्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, मतलब दो नाउन, फ्रेज और सेंटेंस को जो ज्वाइन करता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं, जैसे एंड, और, बट, जो हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा है। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन कनेक्ट वन वर्ड विथ अनदर टू शो रिलेशन बिटवीन देम, यानी एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट जो करता है रिलेशन दिखाने के लिए उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, द कैट इज ऑन द रूफ, मतलब कैट का रूफ से क्या रिलेशन है ये बताया जा रहा है। राहुल इज अंडर द ट्री, राहुल का ट्री से क्या रिलेशन है ये बताया जा रहा है। तो इसे हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। These words express strong emotions such as happiness, surprise, anger और pain। मतलब कोई पर्टिकुलर वर्ड जो किसी भी तरह का सरप्राइज, हैप्पीनेस, इमोशन, एंगर, पेन, ये सब को दिखाने के लिए किया जाए तो इसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। और इंटरजेक्शन को जनरली हम एक्सक्लेमेशन साइन के साथ लिखेंगे। नेक्स्ट है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स, इसमें अगर हम बात करें सेंटेंस की तो सेंटेंस में हमेशा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में क्या होता है, जैसा कि हमने पढ़ा ही है कि एक सेंटेंस जो होता है उसकी एक कंप्लीट मीनिंग होती है। अब अगर हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में टोटल जो होते हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट डज एन एक्शन, मतलब ऐसा पर्सन और थिंग जो कि एक्शन करता है। दूसरा है अ वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन, मतलब वर्ब ऐसा वर्ड है जो एक्शन को डिस्क्राइब करता है। ऑब्जेक्ट ऐसा पर्सन या थिंग है जो कि एक्शन रिसीव करता है। जैसे अगर हम यहाँ एग्जांपल की बात करें, दिव्या रीड्स अ बुक। अब इस सेंटेंस में क्या है, दिव्या चूंकि बुक रीड कर रही है यानी दिव्या एक्शन को कर रही है, तो दिव्या इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। दूसरा है रीड्स, यानी दिव्या क्या कर रही है, काम क्या कर रही है, तो रीड कर रही है, तो एक्शन क्या है, वर्ब। और इसका जो दिव्या जो काम कर रही है उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, कौन से पर्सन या थिंग पे पड़ रहा है, तो बुक पे, यानी बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम जो सेंटेंस है उसके डिफरेंट पार्ट को समझ सकते हैं। अगर हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो सेम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे सेंटेंस है और सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ये अलग अलग तरीके से दिखाया गया है यहाँ पर। जैसे ही कुक डिनर की अगर हम बात करें तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, कुक वर्ब है, खाना बनाना वर्ब है, और डिनर क्या बना रहा है, तो डिनर बना रहा है। तो ऐसे हम सेंटेंस के पार्ट को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें
तो ऑब्जेक्ट के दो टाइप होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर वन directly acted on by the action word. Direct object answers the question what. मतलब इसमें अगर हम बात करें तो डायरेक्ट वर्ड जो है वो जनरली एक्शन वर्ड के साथ रिलेटेड होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है अब्दुल गिव अ गिफ्ट टू हिज मदर। तो इस केस में व्हाट से क्या आंसर मिल रहा है? अब्दुल गेव अ गिफ्ट, अब्दुल क्या दिया है? तो गिफ्ट दिया है। तो इस केस में जो गिफ्ट है वो क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसका आंसर टू हुम या फॉर हुम से मिलता है। तो जब कभी सेंटेंस दिया जाए तो सेंटेंस में हमेशा पढ़ करके देखना है और व्हाट से जहां आंसर मिलेगा तो व्हाट से आंसर मिलेगा इसका मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है अब्दुल गेव अ गिफ्ट टू हिज मदर। तो इसमें अब्दुल सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, गिव यानी वर्ब एक्शन है, क्या दिया तो व्हाट से क्या दिया यानी गिफ्ट दिया। तो व्हाट से हमें आंसर मिल रहा है गिफ्ट, यानी गिफ्ट यहाँ पर क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब एक्शन का जो इफेक्ट है वो डायरेक्ट पड़ रहा है, उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और किसको दिया यानी टू होम, तो टू होम से आंसर मिल रहा है हिज मदर, यानी मदर जो है यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इससे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब समझ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के सेंटेंस में, वर्ब क्या है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अगर हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करें तो दो तरह के सेंटेंस होते हैं, पहला एक्टिव और दूसरा पैसिव। यहाँ पर दो सेंटेंस दिया गया है, एक है संजय ब्रोक द ग्लास, मतलब पहले सब्जेक्ट है फिर वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट है। दूसरे में क्या है? पहले ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसके बाद वर्ब दिया हुआ है और लास्ट में सब्जेक्ट दिया, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। तो हमने पढ़ा भी है एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में। जैसे अगर हम यहाँ देखें द एक्शन वर्ब इन बोथ सेंटेंसेस इज ब्रेकिंग द ग्लास, मतलब अगर हम एक्शन की बात करें तो एक्शन वर्ब इसमें क्या है? ब्रेकिंग। बट द सब्जेक्ट ऑफ बोथ सेंटेंसेस इज डिफरेंट। इन फर्स्ट सेंटेंसेस इन फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट यानी संजय डज द एक्शन, मतलब पहले सेंटेंस में क्या है? संजय एक्शन कर रहा है, यानी संजय सब्जेक्ट है, एक्शन है ब्रोक, ब्रोक द ग्लास। तो इसे हम एक्टिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरे सेंटेंस में क्या है? द सब्जेक्ट द ग्लास रिसीव्स द एक्शन, मतलब इस केस में क्या है? ग्लास जो है वो सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट हमेशा पहले होता है। तो अगर एक्शन करने वाला पहले है तो एक्टिव वॉइस होगा, और अगर एक्शन रिसीव करने वाला सब्जेक्ट है तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो ये दो तरह के सेंटेंस है। यहाँ पर ग्लास जो है वो एक्शन रिसीव कर रहा है, तो चूंकि सब्जेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा है, सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये पैसिव है सब्जेक्ट, और इसे हम पैसिव सेंटेंस कहते हैं। यानी सेंटेंसेस वेयर द सब्जेक्ट डज एन एक्शन आर नोन एज टू बी इन एक्टिव वॉइस, मतलब जहां पर सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है उसे हम एक्टिव वॉइस कह रहे हैं, और जहां सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा है, उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। कुछ एक्टिव वॉइस और पैसिव सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू पर्पस। अब पर्पस के अकॉर्डिंग डिफरेंट सेंटेंस
दिए गए हैं यहाँ पर। जैसे एक सेंटेंस है, हु ब्रोक द बॉटल, मतलब इसमें क्या है, इससे हमें एक क्वेश्चन का भाव निकल के आ रहा है, यानी क्वेश्चन कर रहे हैं इस केस में। दूसरा है स्टेटमेंट, संजय ब्रोक द बॉटल। संजय ब्रोक द बॉटल के मतलब इसमें लिखा हुआ है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, यानी जस्ट एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट में है नो आई डिड नॉट, यानी रिएक्शन है। नेक्स्ट है पिक अप द पीसेस, मतलब ये एक ऑर्डर है। तो डिफरेंट पर्पस के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस है उसको डिफरेंट तरीके से डिवाइड किया गया है। तो अगर हम सेंटेंस की बात करें, फर्स्ट सेंटेंस है स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें हम किसी फैक्ट को बताते हैं, और जनरली ये सेंटेंस जो है वो फुल स्टॉप से एंड होता है। दूसरा है क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हो, क्वेश्चन का बोध हो, उसमें हम उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। नेक्स्ट है इमोशन, रिएक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें कुछ इमोशन, जॉय, सैडनेस, फियर, इसका बोध अगर होता हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, और इसकी जो एंडिंग होती है वो एक्सक्लेमेशन साइन से होती है। नेक्स्ट है ऑर्डर और इंपेरेटिव सेंटेंस, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें हम कोई ऑर्डर दे रहे हो, कोई कमांड दे रहे हो, या फिर कोई रिक्वेस्ट या एडवाइस हो। तो इस केस में क्या है कि हम इसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इस केस में डॉट और एक्सक्लेमेशन मार्क जनरली दोनों का यूज किया जा सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो यहाँ से क्या है, आप डिक्लेरेटिव और एक्सक्लेमेशन के साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें क्या है कि पढ़ करके मतलब से आप समझ पाएंगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन सा है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा है। तो सेंटेंस के टेंस से आप उसका टाइप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है पैराग्राफ। पैराग्राफ जनरली क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस फॉर्म्स अ पैराग्राफ। While writing a paragraph, make sure the sentences have a common idea. जनरली एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस को हम पैराग्राफ कहते हैं, और ये ग्रुप ऑफ सेंटेंस जो होता है एक कॉमन आइडिया पे लिखा गया है। जैसे मान लीजिए कि एक गवर्नमेंट स्कूल के बारे में अगर कुछ लिखा गया है, इसका मतलब क्या है कि पूरा जो पैराग्राफ होगा वो गवर्नमेंट स्कूल से ही रिलेटेड होगा। एक सेम आइडिया पे एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ये नहीं कि एक जगह स्कूल के बारे में लिखा गया हो, दूसरे जगह रेलवे स्टेशन का। तो जनरली पैराग्राफ के बारे में हमें इतना ध्यान में रखना है कि जो पैराग्राफ है वो ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है, और जब कभी भी हम एक कॉमन आइडिया के ऊपर लिखते हैं उस सर्टेन पैराग्राफ को, तभी एक्चुअल पैराग्राफ बनता है। मतलब डिफरेंट सेंटेंस जो है वो कॉमन आइडियाज के ऊपर बने हुए रहते हैं। अगर आइडियाज डिफरेंट होगा तो उसके लिए हमें पैराग्राफ भी जो है वो अलग बनाना होगा। नेक्स्ट है ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन। ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन, जैसे कई बार हम किसी से मिलते हैं, तो उस टाइम में हम उसे ग्रीट करते हैं। We use certain words called greetings before we start talking to friends, people familiar to us, or even people whom we are meeting for the first time. मतलब क्या है कि ग्रीटिंग जनरली हमारे लाइफ का ऐसा पार्ट है जिसमें आइदर हम किसी नोन से मिले या अननोन से मिले, तो उस केस में हम ग्रीटिंग करते ही हैं। अगर हम किसी नोन से मिलते हैं तो हमें इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर हम किसी अननोन से मिलते हैं तो उस केस में हमें ग्रीटिंग के बाद हमें अपने बारे में बताना होता है, इंट्रोडक्शन देना होता है। तो ये ग्रीटिंग और इंट्रोडक्शन दोनों का फर्क है, और कुछ हद तक सिमिलरिटी भी है।
जैसे अगर हम ग्रीटिंग की बात करें, तो ग्रीटिंग का जैसे हमने देखा कि किसी भी पर्सन के से हम मिले, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हैं, कोई नोन है या फिर अननोन है, हर केस में हम क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं। जब मिलते हैं तब भी ग्रीट करते हैं, और जब जाने वाले होते हैं कोई भी पर्सन, तब भी हम ग्रीट करते हैं। देयर आर मेनी वेज टू ग्रीट व्हेन यू मीट अ पर्सन। द ग्रीटिंग एंड रिप्लाई टू अ ग्रीटिंग एट वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रीटिंग एंड रिप्लाई गिवन टू अ फ्रेंड। मतलब क्या है कि जब हम किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, अगर फ्रेंड हो तो उसका तरीका डिफरेंट होगा। अगर कोई टीचर से बात कर रहे हैं, किसी कलीग से बात कर रहे हैं, तो उसका तरीका डिफरेंट होगा। तो ग्रीटिंग करने का जो तरीका है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। उसके बाद क्या है, जब हम जा रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी हमारा ग्रीट करने का तरीका जो है वो डिफरेंट होता है। यहाँ तक कि अगर हम ग्रीटिंग करें, तो ग्रीटिंग करने का जो तरीका है वो टाइम के अकॉर्डिंग भी होता है। जैसे हम सुबह मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग यूज करते हैं, शाम को मिलते हैं तो गुड इवनिंग यूज करते हैं। तो इस तरीके से भी ग्रीटिंग का जो है वो टाइमिंग के हिसाब से तरीका चेंज हो जाता है। टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग, देयर आर टू मेथड्स ऑफ ग्रीटिंग। एक है फॉर्मल ग्रीटिंग और दूसरा है इनफॉर्मल ग्रीटिंग। फॉर्मल ग्रीटिंग्स आर यूज्ड इफ यू डोंट नो द पर्सन। जब हम किसी पर्सन को नहीं जानते हैं तो उस केस में हमें फॉर्मल ग्रीटिंग करना होता है। जैसे इट इज यूज्ड टू ग्रीट अ सीनियर, elderly people or people with whom we have formal relations like teachers or customers. This is used more often in schools, colleges, office, meeting, at work. मतलब फॉर्मल ग्रीटिंग ज्यादातर हम ऐसे लोगों के साथ करते हैं जिसे हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, या फिर अगर जानते भी हैं तो वो सीनियर होते हैं, ज्यादातर एल्डर पीपल होते हैं, जिसके साथ हम फॉर्मल तरीके से बात करते हैं। दूसरा है, जैसे फॉर्मल ग्रीटिंग का एग्जांपल है गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, रिप्लाई है गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस तरीके से ये सारे जो हैं ये फॉर्मल ग्रीटिंग है। इनफॉर्मल ग्रीटिंग की अगर हम बात करें, तो ज्यादातर इनफॉर्मल ग्रीटिंग तब होता है जब या तो हम किसी फ्रेंड से, फैमिली से, या किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे होते हैं जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये होता है इनफॉर्मल ग्रीटिंग। जैसे हे, हाय, हेलो और हाय, हाय, आई एम डूइंग ग्रेट, गुड टू मीट यू। ये सब क्या है, इनफॉर्मल ग्रीटिंग है। नेक्स्ट है ग्रीटिंग अकॉर्डिंग टू टाइम। अब टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो ग्रीटिंग होता है। जैसे अर्ली मॉर्निंग से 11:59 तक है गुड मॉर्निंग, 12 पीएम टू 5 पीएम है आफ्टरनून आवर, उसमें आफ्टरनून, 5 पीएम से मिडनाइट तक जनरली हम गुड इवनिंग बोलते हैं। और जैसे हम अगर अ, वापिस जा रहे होते हैं तो उस टाइम पे गुड नाइट कहते हैं। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ और अदर्स। When you are meeting someone for the first time, or if others want to know about you, need to introduce yourself. जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन है, अगर आप उन्हें नहीं जानते हो, फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, तो उस केस में आपको अपने बारे में बताना होता है। जैसे क्या है, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन आपको बतानी पड़ती है अपने जॉब के बारे में, या फिर अगर स्टूडेंट हो तो सब्जेक्ट के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में, ये सारी चीजें आपको बतानी होती है। मतलब अगर हम किसी पर्सन से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हम एक तो स्माइल के साथ बात करते हैं उस पर्सन से, अगर हम मिलते हैं तो अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हैं ताकि वो पर्सन हमें पहचान सके। नेक्स्ट टाइम अगर हम मिलें तो फेमिलियर सा लगे। यहाँ पर जैसे बताया हुआ है, हाय, I am Aman. I am Rahul from Agra. I am Tina. I am in class 8. Hi, I am Anu. I like cricket. ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इंट्रोडक्शन के। जैसे कई बार क्या होता है कि हम किसी दूसरे पर्सन के बारे में भी बताते हैं,
तो दूसरे पर्सन के बारे में भी ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन में सिर्फ अपने बारे में ही बताएं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें दूसरे की इंट्रोडक्शन देनी होती है, दूसरे के बारे में बताना होता है। नेक्स्ट है टॉकिंग अबाउट सेल्फ। You may need to talk about yourself on many occasions, especially when you meet new people. You also need to fill forms with information about yourself. जैसे कई बार क्या होता है, हम अगर पहली बार किसी से मिल रहे होते हैं या किसी ओकेजन पे अगर हम न्यू पीपल से मिलते हैं, तो उस केस में भी हमें अपने बारे में बताना होता है। कई बार हमें फॉर्म फिल करना होता है, उस टाइम में भी हमें अपने बारे में इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। तो जनरली इसमें क्या है, हमें अपने बारे में बताना होता है। अपने बारे में जब भी हम बताते हैं, तो जनरली हम स्टार्ट करते हैं अपने नेम से। You usually start by telling your name, then you talk about other things such as what you do, your age, where do you live, and even about the things or activities that you like or dislike. मतलब इस तरह की जो चीजें हैं, हम अपने बारे में एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी को हम बताते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। मतलब हम जब किसी को अपने बारे में एक्सप्लेन करते हैं, तो इस तरीके की जो सेंटेंस में जो है, वो हमें डिफरेंट तरह के नाउन और वर्ब्स यूज करने होते हैं। नेक्स्ट है फिलिंग अ फॉर्म। कई बार ऐसा होता है कि हम ओरली नहीं बता करके हमें अपने बारे में बताने के लिए एक फॉर्म फिल करना होता है। जैसे समटाइम्स इंस्टेड ऑफ टॉकिंग यू विल हैव टू राइट अबाउट योरसेल्फ इन अ फॉर्म। अ फॉर्म इज अ टाइप्ड और प्रिंटेड पेज विथ ब्लैंक स्पेसेस फॉर इंफॉर्मेशन। कई बार होता है ऑनलाइन फॉर्म भी होते हैं, और कई बार हमें प्रिंटेड पेज के रूप में हमें फॉर्म दिया जाता है, जिसमें लिखने के लिए ब्लैंक स्पेस होते हैं, जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को लिख सकें। Each form is different, so you should read it properly before filling. हर एक फॉर्म जो होता है वो डिफरेंट होता है, और फिल करने से पहले उसे हमें प्रॉपरली रीड करना होता है। राइट नीटली while taking care to use the correct spellings. मतलब हमें नीटली लिखना होता है, सभी स्पेलिंग का ध्यान में रखते हुए। इंफॉर्मेशन जो है वो हमें फॉर्म की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल करनी होती है। नेक्स्ट है टॉपिक आस्किंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज अ सेंटेंस, फ्रेज और वर्ड दैट इज आइदर आस्क्ड फॉर इंफॉर्मेशन और इज यूज्ड टू टेस्ट समवन्स नॉलेज। अब जैसे इसमें क्या है, जनरली अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन एक सेंटेंस, एक फ्रेज या फिर एक वर्ड के फॉर्म में होता है, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नॉलेज को टेस्ट करने के लिए जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होता है। इन आवर डे टू डे इंटरेक्शन विद अदर्स वी ऑफन हैव टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस टू गेट इंफॉर्मेशन। डेली लाइफ में जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं, तो उस केस में भी हमें कई बार क्वेश्चन पूछना होता है, और इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन के दो मेन टाइप होते हैं। पहला है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, दूसरा है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। अगर हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात करें, तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिसका जवाब आइदर यस और नो में मिलता हो। मतलब क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड विथ यस और नो आर कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। मतलब ऐसे क्वेश्चन का जवाब जो हमें सिर्फ और सिर्फ वन वर्ड में मिलता है, आइदर यस और नो, उसे हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। क्योंकि इसमें यूजर को जो है ऑप्शन बहुत लिमिटेड दिए गए हैं, इसमें ऐसा अलग से कुछ कहना नहीं पड़ता है, शॉर्ट में हमें आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल,
व्हेन वी आस्क आर यू हंग्री, तो इसका जवाब और क्या होगा, आइदर यस और नो में होगा, तो इसे हम क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। दूसरा है समटाइम्स व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन वी एक्सपेक्ट एन आंसर विथ मोर डिटेल। जैसे कई बार हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इसका आंसर डिटेल में मिले। तो इस केस में क्या है कि डिटेल में आंसर मिले, तो उसके लिए हम जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, व्हाट यू व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, मतलब आप क्या खाना पसंद करोगे, तो आंसर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर कोई अपने अपने तरीके से आंसर देने के लिए स्वतंत्र है। जो सोच सकता है, जो भी सोचेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर दे सकता है। दीज आर कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चंस बिकॉज द आंसर ऑप्शंस आर नॉट लिमिटेड और क्लोज। मतलब इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो लिमिटेड नहीं है, पर्सन कुछ भी बोल सकता है। एप्पल की जगह मैंगो बोल सकता है, ऑरेंज बोल सकता है, या कोई भी फ्रूट का नाम ले सकता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ यूजर का जो आंसर है वो लिमिटेड नहीं है, तो इसे हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। दो तरह का क्वेश्चन होता है, ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड। क्लोज एंडेड होता है जिसमें आंसर लिमिटेड होता है, ओपन एंडेड में जो है जिसमें क्वेश्चन आंसर लिमिटेड नहीं होता है। अब ये तो हमने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ा। अब कुछ और जो है कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक्स, जैसे कि टॉकिंग अबाउट फैमिली, डिस्क्राइबिंग हैबिट्स एंड रूटीन्स, आस्किंग फॉर डायरेक्शन, तो ये सब आपके जो है वो एक्टिविटी टाइप से दिए गए हैं। तो अभी जितना हमने पढ़ा ये मेनली वन वीडियो में कम्युनिकेशन स्किल्स के पूरे चैप्टर को हमने पढ़े। आप चाहो तो इसको इधर पॉज लेके पढ़ सकते हो या फिर एक कंप्लीट वन गो में पूरे इंटायर कंटेंट को पढ़ सकते हो। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स का चैप्टर था। ऐसे ही हम बाकी चैप्टर को भी एक सिंगल सिंगल वीडियो में सारे चैप्टर को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।